नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिक आईएएस। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस में बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 1 नवंबर 2022 और आज हम करने वाले हैं दो न्यूज़ का एनालिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एमिशन गैप रिपोर्ट के बारे में जो 2022 के रिलीज़ कर दी गई है। ये आपके जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, एनवायरमेंटल इशू है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम पढ़ेंगे रस खान और ताज बीबी के बारे में। ये आपके जीएस के फर्स्ट पेपर से संबंधित है, कल्चर और हिस्ट्री का पार्ट है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप समय रहते ये डिटेल्ड एनालिसिस देख सके और अपने करंट अफेयर का सेक्शन कंप्लीट कर सके। अब बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। देखिए 2022 की एमिशन गैप रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ कर दी गई है और इसके अंदर एक अलार्म रेज किया गया है क्लाइमेट एक्शंस को लेते ध्यान में रखते हुए। द एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 जिसे द क्लोज विंडो भी कहा गया है, इसके अंदर ये कहा गया है कि इस समय हमें रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है अपनी सोसाइटीज़ के अंदर। ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज़ की गई है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इस रिपोर्ट के अंदर ये फोकस किया गया है कि आने वाले समय में क्या सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए जा सकते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के लिए, जो कि आने वाले समय में 6 नवंबर को इजिप्ट में शुरू होने वाली यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2022 के अंदर ध्यान में रखे जा सकते हैं, ताकि इन्हें इस रिपोर्ट को ध्यान में रखकर आने वाले समय के लिए इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ बनाई जा सके। देखिए ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली एक्सिस एक असेसमेंट तैयार करती है। ये चेक करती है उस गैप को जो कि कंट्रीज़ ने प्लेज ली हुई है और जितना ग्रीन हाउस एमिशन जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है उन कंट्रीज से अभी भी हो रहा है वो कितना कम हुआ है। तो उस गैप को ये बेसिकली चेक करती हैं, एक्सेस करती हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये पाया गया है कि जो एमिशन रिडक्शन अभी चल रहा है जो हमें मेंटेन करने की ज़रूरत है ताकि हम एक एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर मेंटेन रख सकें और उसे 2 डिग्री सेंटीग्रेड के बिलो रख सकें। कोशिश की जा रही है कि उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रखा जाए इस सेंचुरी के अंत तक। ये जो फ्लैगशिप रिपोर्ट है ये मैनेज की जाती है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के कोपनहेगन क्लाइमेट सेंटर के द्वारा। ये सर्व करती है एक साइंटिफिकली ऑथोरिटेटिव सोर्स का जो कि समय रहते ऐसी पॉलिसी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है जो कि डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है यूएनएफसीसी के प्रोसेस में, जिसके अंदर पेरिस एग्रीमेंट के जो इस समय पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जिन चीज़ों पर सभी कंट्रीज़ मानी थी उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। देखिए पेरिस एग्रीमेंट जो अडॉप्ट किया गया था 196 कंट्रीज़ के द्वारा 2015 में कोप 21 में, इसके अंदर ये एम किया गया था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको लिमिट किया जाएगा। जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर का राइज है, जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उसे मेंटेन किया जाएगा और आइडियली इसे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखा जाएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो 2022 में रिलीज़ की गई है, जो नेशनल प्लेजेस कंट्रीज़ ने ली थी पिछले साल उसके अंदर बहुत कम मतलब नेग्लिजिबल डिफरेंस देखा गया है उनके कार्बन एमिशंस के बीच में, कि पिछले साल जो एमिशंस थे प्लेज लेने के बाद वो एमिशंस बहुत कम घटे हैं और उन्होंने जो प्रेडिक्शंस ली हैं 2030 तक के एमिशंस को ध्यान में रखते हुए उसमें भी कुछ खास डिफरेंस नहीं आया है। ये प्लेजेस जिन्हें नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस भी कहा जाता है, इनका बेसिकली इसीलिए लिए गए हैं ताकि हम इस सदी के अंत तक इन एमिशंस को 1% तक रिड्यूस कर सकें। जो फ़िलहाल की करंट पॉलिसीज़ चल रही हैं या जिस तरीके से फ़िलहाल हमारी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हो रही हैं सभी कंट्रीज़ के अंदर, ग्लोबल टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है कि ये 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा इस सेंचुरी के अंत तक। और अगर हमें इसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें 45% एमिशन जो है वो रिड्यूस करने की ज़रूरत है ग्लोबली, ताकि हम एक अपने ग्लोबल जो गोल है टेम्परेचर को मेंटेन करने का उसको अचीव कर सकें। और इसके साथ साथ जो ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस है अक्रॉस सेक्टर्स उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। फूड सिस्टम्स के ऊपर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए इसके अंदर फूड सिस्टम्स पर इतने ज़्यादा
ध्यान इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको अब तक हम इग्नोर करते आए हैं। बाकी जो जितने सेक्टर्स हैं वे सेक्टर्स डोमिनेट कर रहे थे ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन प्लान्स को, लेकिन फूड सिस्टम पर हमने अब तक ध्यान नहीं दिया है। तो इस बार इनका कहना यह है कि इस बार आप फूड सिस्टम्स पर भी ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले न्यूजीलैंड ने रिसेंटली प्लान किया है कि वो एक टैक्स एग्रीकल्चर एमिशन तैयार करेंगे जिसके अंदर लाइव स्टॉक, बर्ब्स और वेस्ट को भी ध्यान में रखा जाएगा। ये एक अटेम्प्ट है ताकि आने वाले समय में ट्रांजिशन टू अ लो एमिशन फ्यूचर के आने वाले समय में जो फ्यूचर है उसके अंदर हम बहुत कम एमिशन कर सकें। और हम ये बेसिकली इसलिए भी करा है इन्होंने ताकि इन्होंने जो प्रॉमिस किया है कि ये अपना प्राइस एग्रीकल्चर एमिशन जो 2025 तक कम करेंगे, अपने इस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए भी इन्होंने एक टैक्स एग्रीकल्चर एमिशन प्लान किया है। देखिए, न्यूजीलैंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है डेयरी और मीट प्रोडक्ट्स का। हालांकि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होता है उसका एक सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोसेस से होता है। मोस्टली जो बायोजेनिक मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है वो रेस्पॉन्सिबल है न्यूजीलैंड के ग्रीन ग्रोस एमिशंस के आधा जो एमिशंस है न्यूजीलैंड का जो ग्रोस एमिशन है वो बायोजेनिक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड करती हैं। यहाँ पर एक प्राइस मैकेनिज्म भी तैयार किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि इस एमिशन को अपने टारगेट तक 2050 तक रिड्यूस किया जा सके, लगभग ख़त्म किया जा सके। अब इसके अंदर एक शब्द यूज़ किया गया है लाइव स्टॉक एमिशंस। देखिए, ऐसे एमिशंस जो डेली बेसिस पर एमिट होते हैं और ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट करते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रस ऑक्साइड होगी जो कि लाइव स्टॉक डंग और यूरिन से निकलता है, मीथेन जो बेल्चिंग से निकलती है, और कई सारे और भी ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से लाइव स्टॉक एमिशंस होता है। ये बेसिकली कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स पे, क्योंकि ये जो गैसेस हैं इनकी वजह से जो हीट है वो हमारे अर्थ के चारों तरफ, अर्थ के बेसिकली अंदर ही ये ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज के मुताबिक जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है गैसेस का, इसके अंदर ये कहा गया है कि ये मदद कर सकता है रेडियो एक्टिव इफ़ेक्ट में, जिसके अंदर जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्व किया जा सकता है। ये डिटरमाइन किया जा सकता है कि जिसकी जो एबिलिटी है एनर्जी को अब्जॉर्व करने की, हर एक यूनिट की, गैस की हर एक यूनिट को एब्जॉर्व करने की, वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम मतलब 100 सालों के अंदर अगर इसकी जो मैट्रिक्स है उसको चेंज किया जाता है तो ये आने वाले 100 सालों के अंदर जो एनर्जी एब्जॉर्व करेगी उससे हम कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के अंदर मदद हासिल कर सकते हैं। और ये एक्सप्रेस किया गया है एज अ रिलेटिव टू द रिएक्टिव इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये एक रेडिएटिव इफेक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का। देखिए, ये जो गैसेस प्रोड्यूस की जा रही हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ के बारे में, इनके बारे में जानना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है। जो नाइट्रस ऑक्साइड है जो एमिट होती है लाइव स्टॉक डंग और यूरिन से, जो रेगुलर डंग और यूरिन इकट्ठा किया जाता है या लाइव स्टॉक किया जाता है, जो कार्बन है वो बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जब मूव करता है तो वो विभिन्न विभिन्न फॉर्म्स के अंदर मूव करता है। जब हम इसके प्रोडक्शन के पर ध्यान देते हैं तो जो मीथेन है ये हमें एक बेटर साइट देता है ऐसे इफ़ेक्टिव वेज में जिसके अंदर हम क्लाइमेट चेंज को बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं। अगर हम पैडी फसल का कल्टीवेशन को देखते हैं तो इसके अंदर जब फील्ड में पानी भर दिया जाता है तो ये ऑक्सीजन को प्रिवेंट करता है कि वो सोइल से को पेनिट्रेट करके हमारे जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके अंदर घुल मिल ना पाए और वो वहीं पर रुक जाती है, जिसकी वजह से ऐसी कंडीशंस बनती है जिससे मीथेन एमिटिंग जो बैक्टीरिया है वो बनते हैं, जिसकी वजह से रफली 8% ऑफ ह्यूमन लिंक्ड एमिशंस होते हैं। IPCC की एक रिसर्च के मुताबिक ये पाया गया है कि मीथेन रेस्पॉन्सिबल है 1/4 की ग्लोबल वार्मिंग के लिए। आज के समय कम से कम 1/4 की जो ग्लोबल वार्मिंग है वो सिर्फ और सिर्फ मीथेन की वजह से हो रही है। UNEP की और क्लाइमेट एंड क्लियर कोalition ने 2021 में एक असेसमेंट में ये पाया
कि जो ह्यूमंस और फार्मिंग रिलेटेड मीथेन एमिशंस हैं वो 45% है इस डिकेड के अंदर, जो कि अगर हम इसे घटाते हैं, कम करते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट, ताकि हम इसे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ही रख सकें। अब बात करते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ के बारे में। तो रिसेंटली जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश का, उसके अंदर एक नया डेवलपमेंट देखने को मिला है। इन्होंने जो टॉम्ब्स हैं रसखान और ताज बीबी की, जो कि लॉर्ड कृष्ण के डिवोटीज रहे हैं, उसे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है और इनके अंदर एक ओपन एयर थिएटर भी बनाए गए हैं। अगर हम बात करते हैं रसखान की कि रसखान कौन थे, देखिए रसखान, जिन्हें सैयद इब्राहिम खान के नाम से भी जाना जाता है, ये 16th सेंचुरी के एक सूफी मुस्लिम पोएट रहे हैं, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के या तो अमरोहा या फिर हरदोई ज़िले में हुआ है। रसखान इनका पेन नेम है, जो हिंदी में इन्हें रसखान के नाम से जाना जाता है, ये इनका पेन नेम है। इनके शुरुआती समय में ये फॉलोवर रहे हैं श्री कृष्ण के, और जो रिलीजन के बारे में इन्होंने पढ़ा है गोस्वामी विट्ठल नाथ से। इन्होंने अपना पूरा जीवन वृंदावन में बिताया था। इनकी जो पोइट्री की फॉर्म है वो है दोहा, पदावली और सवैया। इनकी जो राइटिंग है, रसखान ने खरी खरी बोली राइटिंग लिखी है और ये कई सारी राइटिंग्स इन्होंने लिखी हैं। इनके अंदर जो 5 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है सुजाना रसखाना, प्रेम वाटिका जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, और दाना लीला, उसके बाद है अष्टयामा, और एक कलेक्शन ऑफ पादास है जिसके अंदर इन्होंने राइम्ड कपलेट्स लिखे हैं। अब हम जानते हैं ताज बीबी के बारे में। ताज बीबी, जिन्हें मुग़ल मीराबाई भी कहा जाता है, ये एक मुस्लिम नोबलमैन की बेटी थी, जिनका नाम था पदना खान, जिन्हें अपॉइंट किया गया था गोकुल एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए मुगल्स के द्वारा। ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पोइट्री लिखी है, और इन्होंने जो पोइट्री लिखी है वो मुग़ल टाइम में लिखी है, जब जो रूलिंग क्लास है वो मुस्लिम रिलीजन्स को बिलोंग करती थी। इन्होंने बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखाई थी, और इन्होंने उस समय कलमा कुरान को पढ़ने से मना कर दिया था, और इन्होंने कहा था कि ये एक हिंदू डिवोटी हैं। तो देखिए, अगर आप अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके प्री एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में होने वाला एक बहुत रिसेंट डेवलपमेंट है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगा इसके बारे में कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा। क्लाइमेट चेंज से संबंधित अगर आपके भी कोई विचार हैं, या इस रिपोर्ट के अंदर आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, या आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। आप अपने विचार यहाँ पर रख सकते हैं। धन्यवाद।